9th सेंचुरी की ये जो कैरोलिंजियन रेनेसांस थी, इसमें एक ऐसा फिलोसोफर पैदा हुआ जो कि वाकई अपने तारीखी दौर से बहुत ज़्यादा आगे था। उसका नाम था जॉन स्कॉटस यूरोजेना। उसकी पैदाइश हुई 800 AD में, वफ़ात हुई 877 AD में। वो एक आयरिश मॉन्क था और उसने ग्रीक फ़लसफ़ा मुकम्मल तौर पे पढ़ा था, ग्रीक ज़बान वो पढ़ता था और ग्रीक फ़िलासफ़ी उसने बहुत गहराई में पढ़ी थी। वो अपनी तमाम आर्ग्यूमेंट्स मंतक, रैशनैलिटी की बुनियाद पर डिफेंड करना चाहता था। वो कहता था कि अथॉरिटी जो है वो कोई ऐसा असूल नहीं है, बुनियादी तौर पे जो असूल है वो ये है कि आपने अपनी आर्ग्यूमेंट, अपने तसव्वुर के हवाले से क्या एविडेंस प्रेजेंट किया है, आपने क्या आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट की। जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, जो रीजनड आर्ग्यूमेंट है, जो रैशनल आर्ग्यूमेंट है, उसको अथॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं। जॉन स्कॉटस यूरोजेना ने बहुत सारे ग्रीक वर्क्स का तर्जमा किया और उसके तर्जमे के नतीजे में जो कैरोलिंजियन रेनेसांस और ख़ास तौर पे जो दरबार है वो पहली दफ़ा या एक नए अंदाज से ग्रीक फ़िलासफ़ी से मुतारिफ हुआ। यूरोजेना का जो सबसे फेमस वर्क है उसका नाम है ऑन डिवीज़न ऑफ नेचर, जिसके अंदर वो जदलियात का इस्तेमाल यानी डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल करता है और उसके साथ नियो प्लेटनिस्ट कॉस्मोलॉजी को मिक्स करता है और एक ऐसी थ्योरी प्रेजेंट करता है कि जो वाकई दिमाग जो है ना घुमा देती है। बहरहाल ये जो थ्योरी है, मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात रहे। बहरहाल ये जो थ्योरी है, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो ये हेगल की थ्योरी से बहुत मिलती जुलती है। बल्कि यूरोजेना के हवाले से ये कहा जाता है कि अगर जर्मन जो आइडियलिस्टिक फ़िलासफ़ी है उसका वाकई कोई मिडीवल उसकी जो सोर्स है वो यूरोजेना ही है। हेगल की भी जो काफ़ी हद तक सोच है वो यूरोजेना से मिलती जुलती है। यूरोजेना का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ऑन द डिवीज़न ऑफ नेचर है उस हवाले से बात करते हैं। जब मिडीवल और एंशिएंट फिलोसोफर्स नेचर की बात करते थे तो उनकी मुराद सिर्फ वो कुदरत नहीं कि जिसमें पहाड़ और खेत और दरख्त और पौधे वगैरह शामिल है, बल्कि तमाम कायनात थी। मतलब नेचर से मुराद उनकी ये होती थी एवरीथिंग, जिसमें इंसान भी शामिल है, जिसमें पूरी यूनिवर्स बेसिकली पूरी कॉस्मोस शामिल है। तो लिहाजा जब ये फिलोसोफर्स नेचर पे लिखते थे तो बेसिकली ये एक पूरी कॉस्मोस पे लिखते थे। यूरोजेना ये कहता है कि कॉस्मोस को, नेचर को, तमाम कुदरत को, तमाम कायनात को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इसीलिए ये उसकी 4 डिविजन्स ऑफ नेचर है। पहली वो चीज़ कि जो कि पैदा कर सकती है मगर खुद पैदा नहीं, जिससे हमारी मुराद हुई खुदा। दूसरी वो चीज़ जो कि खुद भी पैदा हुई है और मज़ीद आगे और चीज़ों को पैदा कर सकती है, जिससे यूरोजेना की मुराद थी ख्यालात, वो तस्वरात, वो फॉर्म्स, वो तस्वराती सांचे कि जिसके नतीजे में और चीज़ें पैदा। तीसरी वो चीज़ कि जो कि खुद तो पैदा हुई है मगर मज़ीद आगे कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकती, जिससे यूरोजेना की मुराद थी मादी चीज़ें। क्योंकि मादी चीज़ें जो हैं, यूरोजेना का ये ख्याल था कि वो जो प्लेटोनिक तस्वराती सांचे हैं उनके नतीजे में मादी चीज़ें पैदा हुई हैं, तो मज़ीद आगे मादी चीज़ें कोई और चीज़, कोई और सतह की चीज़ नहीं पैदा कर सकती। लिहाजा वो मादी चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जो पैदा हुई हैं मगर मज़ीद आगे कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकती। आखिर में वो चीज़ विच इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर कैन क्रिएट, ना तो वो पैदा हुई है ना वो कुछ पैदा कर सकती है, यानी कि वो कुछ नहीं है, नथिंगनेस है, नॉन बीइंग है। तो ये 4 चीज़ें होगी, ये 4 डिविजन्स होगी। दोबारा से कहते हैं, वो जो कि खुद पैदा ना हुई हो मगर चीज़ों को पैदा करे, वो जो कि खुद पैदा हो और चीज़ों को भी मज़ीद पैदा कर सके, और वो जो कि खुद पैदा हो मगर मज़ीद आगे चीज़ों को पैदा ना कर सके, और आखिर में वो जो कि पैदा ही ना हुई हो ना कुछ वो को पैदा कर सके। अब इन 4 डिविजन्स में यूरोजेना का ये ख्याल था कि तारीख़ जो है या जो क्रिएशन और डेथ है वो एक साइकिल के थ्रू गुजरती है। यानी कि जो प्लोटाइनस की थ्योरी थी, एमिनेशन की थ्योरी, अखराजियात की थ्योरी आप कह लें उसको, खारिज होने की थ्योरी, बिल्कुल इसी तरह खुदा ताला के अंदर से तमाम असूल व कवानीन जो है वो खारिज हुए हैं। एक एमिनेशन है वो चीज़ जो कि वो ख्यालात, वो बुनियादी तस्वरात जो कि खुदा से पैदा हुए हैं, उन ख्यालात के नतीजे में मज़ीद आगे मादी चीज़ें, और उन मादी चीज़ों ने किसी न किसी सतह पे फ़ना हो जाना है, और जब वो फ़ना हो जाएंगी वो नथिंगनेस बन जाएंगी। और ये नथिंगनेस वो चीज़ जो कि है ही नहीं और वो चीज़ जो कि है बीइंग और नॉन बीइंग के दरमियान, ये जो साइकिल चल रहा है, ये जो डायलेक्टिक्स चल रही हैं, यही दर हकीकत कुदरत है, यही दर हकीकत इस पूरी कायनात के असूल व कवानीन। यानी कि
यूरोजेना का ये कॉन्सेप्ट था कि ऑल नेचर रिटर्न्स टू गॉड, ऑल नेचर इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड ऑल नेचर रिटर्न्स टू गॉड। खुदा से ही तमाम चीज़ें जो हैं वो बनी और खुदा में ही तमाम चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि ये एक एमिनेशन है और फिर उस प्रोसेस की रिवर्सल भी है बैक इन टू गॉड। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम गॉड एंड गोज बैक इन टू गॉड। जो तमाम कॉर्पोरियल बॉडीज़ हैं, जो तमाम मादी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें जो कायम आपको नज़र आती, वो तमाम चीज़ें जो हैं बुनियादी तौर पे खुदा के दिमाग से, खुदा के तसव्वुर से, खुदा से निकलती हैं, डिवाइन माइंड से निकलती हैं और डिवाइन माइंड के अंदर रिटर्न कर जाती है। यानी कुदरत जो है, नेचर जो है, वो एक डायलेक्टिक है, एक जदल है, एक लड़ाई है बिटवीन बीइंग एंड नॉन बीइंग। वो बीइंग से शुरू होता है, क्रिएशन से शुरू होता है, डिस्ट्रक्शन पे एंड करता है, बट क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों स्टार्ट और एंड पे कौन है? सिर्फ और सिर्फ खुदा। गॉड इज बोथ बीइंग एंड नॉन बीइंग। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की बात लगती है कि गॉड दोनों चीज़ें कैसे हो सकती, बीइंग भी नॉन बीइंग भी। ये जो बीइंग और नॉन बीइंग के दरमियान जो ये डायलेक्टिक यूरोजेना बनाता है, ये इंतहाई दिलचस्प है और दिमाग को ज़रा घुमा देने वाला भी है। यूरोजेना कहता है the immovable self-identical one engenders all things and retrieves them back into itself। वो तमाम चीज़ें जो कि फ़ानी हैं, जो कि फाइनाइट हैं, वो दोबारा से इनफाइनाइट के अंदर तब्दील हो जाएंगी। और गॉड जो है, जिसने इन तमाम फ़ानी दुनिया को पैदा किया है, वो और ख़ुद वो इन्फिनिट है, ये सारी फ़ानी दुनिया दोबारा से उस इन्फिनिटी के अंदर जज्ब हो जाएगी। यूरोजेना जो है वो बीइंग और नॉन बीइंग में तमाम चीज़ों को तकसीम कर देता है। बीइंग में वो तमाम मादी चीज़ें शामिल होती हैं कि जो आप अपने सेंसेस से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तमाम फिजिकल चीज़ें जो हैं, जो टैक्टाइल चीज़ें हैं, जो इस दुनिया की चीज़ें, वो इसमें शामिल होंगी। नॉन बीइंग में क्या चीज़ें शामिल होंगी? वो तमाम चीज़ें जो हम अपनी सेंसेस से, आंखों से, कानों से, जिस्म से सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। वो क्या चीज़ है? यूरोजेना के मुताबिक वो खुदा है, ट्रांसेंडेंटल है। बीइंग में इसी तरह शामिल कई लेवल्स ऑफ नेचर है। मिसाल के तौर पे ह्यूमन जो लेवल ऑफ नेचर है वो बीइंग के अंदर शामिल है, मगर जो दूसरा लेवल ऑफ नेचर होगा या जो दूसरा लेवल होगा वो नेचुरल लेवल, ह्यूमन लेवल नहीं होगा, वो उसके उलट होगा। मिसाल के तौर पे ह्यूमंस का उलट क्या होगा? यूरोजेना कहता है एंजल्स। जो एंजल्स का लेवल है वो ह्यूमंस के लिए नॉन बीइंग का लेवल है, क्योंकि हम एंजल्स को महसूस नहीं कर सकते, हम उनकी दुनिया में नहीं है, वो एक और दुनिया, वो एक रूहानी दुनिया में है, यूरोजेना कहता है। और हम मादी दुनिया में, हम एक मादी दुनिया के लेवल में, लिहाजा जो रूहानी दुनिया के लेवल में चीज़ें हैं, तमाम लोग हैं, एंजल्स हैं वगैरह वगैरह, वो हमारे लिए नॉन बीइंग के तौर पर हैं। और उलट भी ये हकीकत है कि जो रूहानी दुनिया के अंदर एंजल्स वगैरह हैं, उनके लिए मादी दुनिया एक ऐसा नेचर का लेवल है कि जो कि उनके लिए उलट नॉन बीइंग है। तो ये नहीं है कि बीइंग और नॉन बीइंग जो है वो कोई हायरार्की में है, बल्कि एक तरफ जो बीइंग है उसके लिए जो भी दूसरी तरफ चीज़ एग्जिस्ट करती है वो नॉन बीइंग है। जिस तरह कि उस तरफ जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसके जो उलट डायलेक्टिकल ऑपोजिट चीज़ एग्जिस्ट करती है वो उसके लिए नॉन बीइंग है। तो अगर ह्यूमंस के लिए जो है वो एंजल्स नॉन बीइंग है, तो एंजल्स के लिए उलट ह्यूमन नॉन बीइंग्स हैं, क्योंकि वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह यूरोजेना में बताता है कि वो चीज़ें जो कि एक्चुअल थिंग्स हैं और वो चीज़ें जो कि पोटेंशियल थिंग्स हैं, वो चीज़ें जो कि वाकई हकीकत में हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और वो चीज़ें जो कि किसी मुस्तकबिल में जो है मुमकिन है, मगर अभी हैं नहीं, मगर आइंदा मुस्तकबिल में मुमकिन है और पैदा हो जाएंगी। लिहाजा बीइंग के अंदर क्या चीज़ें शामिल होंगी? वो चीज़ें जो कि इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं। नॉन बीइंग के अंदर वो चीज़ें शामिल होंगी जो कि कल को मुमकिन है। मिसाल तौर पे अभी आप मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए अभी इस जो एक्चुअलिटी है उसमें आप मेरे शागिर्द हैं। कल को कोई पता नहीं कि मैं आपका शागिर्द बन जाऊं, तो वो नॉन बीइंग है, वो एग्जिस्ट नहीं अभी करता, मगर वो आइंदा एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह यूरोजेना कहता है कि अगर एक तरफ तस्वराती दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, तो दूसरी तरफ मटीरियल दुनिया है। ये दो डिफरेंट लेवल्स है। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो है, यानी कि तस्वराती जो सांचे, प्लेटो के जो तस्वराती सांचे, उसके लिए जो ये मादी दुनिया, ये नॉन बीइंग है। और इसी तरह ये जो मादी दुनिया है, उसके लिए वो जो तस्वराती दुनिया है, वो नॉन बीइंग है। यानी ये बीइंग और नॉन बीइंग डिफरेंट लेवल्स पे है। और आखिर में इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, वो लोग जो कि रिडीम्ड हैं, जो कि खुदा के में यकीन रखते हैं, यूरोजेना कहता है कि वो रिडीम्ड हैं, वो बिलीवर्स हैं। इसी तरह
ان کے بالکل اپوزٹ نان بینگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو کہ کنڈیمڈ ہیں، وہ جو سینرز ہیں، جن کو خدا نے ریناؤنس کیا ہوا ہے، وہ نان بینگ ہیں۔ اور اس کے الٹ بھی یہ پروسیس چلے گا کہ جو ریناؤنسڈ ہیں ان کے لیے وہ لوگ کہ جو خدا کے قریب ہیں وہ نان بینگ ہوں گے، اور جو خدا کے قریب ہیں ان کے لیے وہ لوگ جو کہ خدا سے دور ہیں وہ نان بینگ ہوں گے۔